Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is glossary of food plant and sanitation layout and sanitation part 2. तो कल पार्ट 1 हमने पढ़ा था, कुछ डेफिनेशन टर्म शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह देखे थे ताकि जो हमारा कोर्स है उसकी रिवीजन हो जाए। आज इसका पार्ट 2 है और आज लास्ट लेक्चर है, तो होपफुली के इसके बाद आप लोग अपने जो कोर्स है वो सारा रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे। स्टार्ट में ही ये एंड पे यानी कि कोर्स के रिलेटेड मैं बता दूंगा कि क्या है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन व्हाट इज स्टील लाइफ। तो कल हमने चैप्टर 8 तक जो डेफिनेशन या शॉर्ट क्वेश्चन जो मेरी नज़र में थे कि ठीक हैं वो पढ़े थे। इसके अलावा भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपने थॉरोली पढ़ना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ तब भी हमने थॉरोली पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी बन सकता है, होगा सारा, यानी कि कोर्स सारा जो भी चीज़ क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो वो होपफुली आपके कोर्स से बुक से ही होगा। यानी आउटसाइड जो 2 लेक्चर हमने एक पढ़ा था फूड सेफ्टी सर्विलेंस सिस्टम, तो वो आप बेशक रहने दीजिएगा, वो ना पढ़िएगा, वो 2 लेक्चर यानी छोड़ दें आप। तो इसके अलावा जितने यानी कि पढ़े हैं वो यानी पूरी बुक है, उसमें जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं कोर्स में। तो फिर बाकी जो इंस्ट्रक्शन वगैरह हमें डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेंगी, तो वो फिर आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली जाएंगी कि मिड पोर्शन वो जो असाइनमेंट्स हैं वो कंसिडर करनी है या जो मिड पेपर ऐड होना है। आपका मिड का कोर्स इतना यानी लेंथी भी नहीं है, यानी कि जस्ट 5 चैप्टर हैं। तो वो पहला चैप्टर तो फूड प्रोसेसिंग और जो इन्वेस्टमेंट और स्टेक होल्डर्स वगैरह हैं वो ही हैं जस्ट। तो दूसरा है जो सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ द प्लांट है, तो वो भी इतना कोई खास नहीं है कि किस तरह की फैक्ट्रीज वगैरह या रोड वगैरह बने होने चाहिए और ये फलानी बिजली की कंडीशन फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल होने चाहिए, रॉ मटीरियल ये वो हर चीज़। तो वो भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो 3rd 4th 5 चैप्टर है थोड़ा बहुत, तो वो आप लोग पढ़िएगा। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। स्टीरिलाइज the statistical destruction and removal of all living organism is called sterilize। तो जो स्टीलाइज है उसकी डेफिनेशन है जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं या जो दूसरे इंसेक्ट पेस्ट वगैरह हैं उन्हें रिमूव करने स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रक्शन उनकी जो कहलाती है वो स्टीलाइज कहलाती है। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेजिटेटिव सेल्स नॉट स्पोर्स फ्रॉम द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बेजान चीज़ें वगैरह होती हैं। तो जो वेजिटेटिव फॉर्म मसलन जो पास्चराइजेशन के में हम वेजिटेटिव फॉर्म यानी सेल वगैरह जो हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो दूसरा जो स्टेरिलाइजेशन उसमें स्पोर फार्मिंग वगैरह या स्पोर जो होते हैं वो उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो डिसइंफेक्शन है जो इसका मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेजिटेटिव सेल्स नॉट स्पोर्स फ्रॉम द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। थर्ड डेफिनेशन है व्हाट इज सैनिटाइज। जो सैनिटाइज है it is the reduction of microorganism to the level considered safe from a public health point of view। यानी पब्लिकली अगर हम देखा जाए तो उनके हेल्थ पॉइंट ऑफ हेल्थ व्यू से जो इसकी डेफिनेशन बनती है वो रिडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कितने लेवल तक उसकी डिस्ट्रक्शन करनी है जो कि कंसिडर हो एज ए सेफ अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एनालिटिकल केमिस्ट। Sanitizing of food products contact surfaces is a process which reduces the contamination level by 99.999% 5 logs in 30 seconds। तो 5 log in 30 सेकंड में जितनी भी होगी वो यानी फूड कंटैक्ट सर्विसेज के लिए है। तो इन 30 सेकंड तो जितनी वो डिस्ट्रक्शन होगी या रिडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगी उसे कहेंगे सैनिटाइज। तो इसके अलावा जो सैनिटाइज है जो नॉन प्रोडक्ट कंटैक्ट सर्विसेज के लिए द रिक्वायरमेंट्स आर द कंटेमिनेशन रिडक्शन ऑफ 99.9%। तो इसमें जो 3 लॉग कंसनट्रेशन हम डिक्रीज कर रहे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो इन्फेक्शन स्पॉइलेज काजिंग एजेंट्स हैं उनकी रिडक्शन के लिए। तो जो स्टैंडर्ड टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज आर द स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड एसेचिया कोलाई।
तो सैनिटाइजेशन का जो स्टैंडर्ड टेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो यूज़ किया जाता है कि उसे चेक किया जाए वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस और इकोलाई। तो जो स्टेरिलाइजेशन है उसकी जो 3 टाइप्स हैं, नंबर 1 है थर्मल सैनिटाइजेशन। थर्मल सैनिटाइजेशन यानी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि यूजिंग हॉट वाटर और स्टीम एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर प्रीसाइज लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम। तो जो पानी या जो स्टीम वगैरह हम यूज़ करेंगे उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा और मखसूस टाइम के लिए हम अप्लाई करेंगे फॉर द रिडक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो केमिकल सैनिटाइजेशन है इट इज़ द यूज़ ऑफ एन अप्रूव केमिकल एजेंट एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन फॉर स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट टाइम। तो जो केमिकल एजेंट्स हैं जो डिफरेंट यूज़ होते हैं तो वो ये अप्रूव होते हैं डिफरेंट जो लाइक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या एफडीए फूड एफडीए। तो फिर इन ये पर्टिकुलर जो केमिकल एजेंट होता है इसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है, हर एक की अपनी अपनी कंसंट्रेशन होती है जो भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं। किसी की 0.15 होगी, किसी की 2.5% कंसंट्रेशन होगी, तो उसका डेफिनेटली कॉन्टैक्ट टाइम भी डिफरेंट होगा। तो इसके अलावा जो इरेडिएशन है इट इज़ द यूज़ ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन और स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ फॉर ए प्रिसाइज लेंथ ऑफ टाइम। तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है मतलब यूवी लाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लेंथ जो होती है वो फॉर एग्जांपल 13.6 से लेकर 400 तक है जो उसकी वेवलेंथ है। इसके अलावा जो 200 से लेकर 280 नैनोमीटर तक होती है इसकी वेवलेंथ, वो मोस्ट जर्मिसाइडल इफेक्ट है, तो उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है। तो ये चीज़ें इस तरह की चीज़ें भी यानी जहन में रखनी है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो केमिकल सैनिटाइजेशन की हम जो बात कर रहे थे उसमें डिफरेंट केमिकल यूज़ होते हैं लाइक क्लोरीन। तो अब ये क्वार्ट्स जो होते हैं ये भी एज ए केमिकल सैनिटाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो क्वार्ट्स होते हैं ये क्वार्टरनी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मसलन पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के क्वार्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या रिएक्शंस करते हैं, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं इसमें, या आइडोफोर्स के रिलेटेड पूछा जा सकता है, या एम्फोटेरिक या एसिड एनाइन सैनिटाइज़र के रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो यानी ये आप लोगों ने थॉरोली पढ़ना है, सारा उसके पॉइंट्स बनाने हैं और फिर उसमें 5-5 6 6 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि जो बुक में एग्जैक्टली लिखा है वही यानी कि आपने कंसिडर करना है, वही लिखना है। इस तरह की कोई डिमांड नहीं, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीज़ आपने ठीक लिखी हो। नेक्स्ट जो है वो हमारा है क्लीनिंग इन प्लेस। तो जो क्लीनिंग इन प्लेस है यानी कि एक तो हम डिफरेंट मसलन 2 तरीके थे क्लीनिंग मेथड्स, यानी कि 2 थे, एक क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग प्रोसीजर। जो उसमें जो मेथड्स ऑफ क्लीनिंग थे वो 2 थे, एक थे डिसमेंटलिंग एंड क्लीनिंग। तो डिसमेंटलिंग जो है ये ओल्ड मेथड ऑफ क्लीनिंग है, वाइडली यूज़ किया जाता है। और जो क्लीनिंग इन प्लेस है ये आजकल बहुत ज़्यादा अहम है, ख़ासतौर पे जो डेयरी और बेवरेज इंडस्ट्री है उसके लिए यूज़ करते हैं। क्लीनिंग इन प्लेस मीन द टू प्रिवेंट द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसमेंटलिंग क्लीनिंग इन प्लेस। तो जो ओल्ड मेथड है उसके कोई डिसएडवांटेजेस वगैरह थे कि तो उसको सॉरी उसको ओवरकम करने के लिए हम क्लीनिंग इन प्लेस यूज़ कर रहे हैं। तो क्लीनिंग इन प्लेस हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर यूज इन प्लांट्स हैंडलिंग लिक्विड फूड स्टफ सच एज इन डेयरी एंड बेवरेज इंडस्ट्री। तो जो डेयरी और बेवरेज इंडस्ट्री में हम लिक्विड फूड स्टफ्स की हैंडलिंग करिए जो यूज़ करते हैं वो क्लीनिंग इन प्लेस कहलाता है। दीज नीड फ्रीक्वेंट क्लीनिंग, हैंस क्लीनिंग इन प्लेस बिकम इकोनॉमिकल फॉर सच इंडस्ट्री। तो ये जो डेयरी और बेवरेज इंडस्ट्री हैं तो इसमें फ्रीक्वेंट क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, ये नहीं 2-4 दिन बाद कर ली। तो इधर जो भी यानी उसका जो साइकिल एक होता है मसलन इतने 1 लाख लीटर प्रोडक्शन है या इतनी 1 लाख यूनिट्स बेवरेज प्रोड्यूस हो गए हैं, तो फिर वो डेफिनेटली वो फिर क्लीनिंग करते हैं, सफाई वगैरह होती है, जो उनकी पाइपलाइंस वगैरह होती हैं। तो फिर यानी इसकी ये जो क्लीनिंग इन प्लेस है इसकी ये इंडस्ट्री जो है डेयरी और बेवरेज की जो यहाँ फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो दिस प्रोसेस इज़ फास्टर। तो ये इसके जो एडवांटेजेस हैं ओवर द डिसमेंटलिंग वो क्या क्या हैं। दिस प्रोसेस इज़ फास्टर, ये लेस लेबर इंटेंसिव एंड मोर रिपीटेबल। इट पोजेस लिटर रिस्क टू द वर्कर्स फ्रॉम हैजर्ड्स ऑफ केमिकल यूज इन क्लीनिंग। तो ये 3-4 पॉइंट थे इसके कि ये फास्टर है एज कम्पेयर टू द डिसमेंटलिंग, और इसके अलावा लेस लेबर इंटेंसिव है, इसके अलावा मोर रिपीटेबल है, और इट पोजेस लिटर रिस्क टू द वर्कर्स। तो जो डिफरेंट केमिकल्स के यूज़ करने से जो चांसेस होते हैं कंटेमिनेशन के तो वो कम से कम।
इसके बाद टर्म आ जाती है व्हाट इज फूड। तो इसमें एक और यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ क्लीनिंग तो आ गया। तो इसमें ये भी है क्लीनिंग को कौन कौन से फैक्टर्स हैं और हम बेवरेज प्लांट में किस तरह यानी उसे क्लीनिंग वगैरह करते हैं। तो उसमें भी यानी कि वो 4-5 डिफरेंट स्टेप्स हैं। मसलन के जो सिस्टम है उसे सबसे पहले फ्लश करते हैं हॉट, ये इन प्लेस क्लीनिंग इन प्लेस इन बेवरेज प्लांट की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो सिस्टम है उसे फ्लश करते हैं विद नॉर्मल वाटर, देन डिलूट सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं 1 से 1.5% कंसनट्रेशन की, और 90 डिग्री सेल्सियस पे उसे सर्कुलेट करते हैं विद इन द सिस्टम और रिटेन करते हैं इन द पाइपलाइन फॉर 20 मिनट्स। देन फ्लशिंग अगेन, उसे सिंपल वाटर के साथ फ्लश करते हैं। देन 0.75% डिलूट नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस टू 80। तो इसे भी 15 मिनट के लिए रिटेन करते हैं विद इन द पाइपलाइंस। तो इसके अलावा फिर रिंसिंग करते हैं, फिर सिस्टम को स्टेलाइज करते हैं 92 डिग्री फॉर 30 मिनट्स। तो ये थे डिफरेंट स्टेप्स वगैरह। या यूजिंग हॉट एयर भी यूज़ कर सकते हैं इन द टेट्रा पैक मशीन्स वगैरह में। तो ये 4-5 स्टेप्स थे बहुत इजी, मसलन के इन प्लेस क्लीनिंग स्टील बेवरेज में कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले नॉर्मल वाटर से फ्लश किया, फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड इतने परसेंट 1 से 1.5% और 90 डिग्री सेल्सियस पे उसे सर्कुलेट किया और रिटेन किया विद इन 20 मिनट्स। तो फिर फ्लशिंग कर दी, फिर नाइट्रिक एसिड यूज़ किया 0.75% और 15 से 20 मिनट के लिए उसे रिटेन करना है। फिर उसके बाद फिर रिंसिंग कर देनी है और फिर हॉट वाटर के साथ 92 डिग्री फॉर 30 मिनट्स। तो नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग किसे कहते हैं? Apart from providing nourishment, sometimes food is also responsible for causing foodborne illness. तो जैसे कि यानी कि हम सब लोग जानते हैं कि जो खुराक है वो नॉरिशमेंट तो प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके साथ साथ कई मौके पे या कई चांसेस ऐसे होते हैं कि वो डिजीज़ प्रोड्यूस करती हैं। यानी उसकी कंजम्पशन से जो कंटेमिनेटेड फूड होती है तो उससे डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो फूड पॉइजनिंग है among one of them. It often when there has been negligence in the handling, storage, preparation and processing of food. तो जो नेग्लिजेंस की वजह से होती है मसलन हैंडलिंग और स्टोरेज और प्रेपरेशन के दरमियान यानी कि एक फूड कंटेमिनेट हो जाती है, तो उसके नतीजे में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग में बी ड्यू टू सेवरल रीजन। तो फूड पॉइजनिंग की कौन कौन सी रीजन हैं वो भी देख लेते हैं। इट इज़ काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर टॉक्सिन्स इन द फूड। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं और उनके जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं उससे यानी कि फूड पॉइजनिंग होती है। तो नंबर 2 इसमें है कि जो केमिकल्स वगैरह हैं, कंटेमिनेटिंग केमिकल्स सच एज टिन, लेड, जिंक एंड कॉपर। तो जो ये केमिकल्स हैं उसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसके अलावा एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन ऑफ फूड विद पेस्टिसाइड्स, वीड किलर्स, हाउस होल्ड क्लीनर्स एंड अदर पॉइजन्स। तो जो एक्सीडेंटली कंटेमिनेट यानी पता ना लगे और रॉ मटेरियल में मसलन पेस्टिसाइड्स, वीड किलर्स और हाउस होल्ड क्लीनर्स वगैरह ऐड हो जाएं तो उससे भी कंटेमिनेशन होती है, फूड पॉइजनिंग होती है। तो जो नेचुरल पॉइजनिंग अकरिंग फ्रॉम ईटिंग फूड रिच इन इंट्रिंसिक टॉक्सिक केमिकल्स। तो डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल्स होते हैं वो डिफरेंट फूड्स में मौजूद होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक टॉक्सिक केमिकल्स। तो इसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। पैरासाइट्स विच में भी प्रेजेंट इन मीट एनिमल्स। तो डिफरेंट टाइप्स के जो पैरासाइट्स मौजूद होते हैं इन मीट एनिमल्स में, तो उनकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। 5 चीज़ों की वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। सिंपल है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, केमिकल्स की वजह से होती है, और जो एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन होती है उसकी वजह से होती है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से होती है, और पैरासाइट्स की वजह से। तो नेक्स्ट जो हमारा है नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है सैनिटेशन। सैनिटेशन इज़ द हाइजेनिक मीन ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कंटैक्ट विद हैजर्डस मटेरियल। तो जो सैनिटेशन है इट इज़ द हाइजेनिक मीन ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कंटैक्ट विद द हैजर्डस वेस्ट। It refers to the maintenance of hygienic conditions through services such as garbage collection and wastewater disposal. अकॉर्डिंग टू सैनिटेशन, अकॉर्डिंग टू हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो सैनिटेशन है उसकी क्या डेफिनेशन है? इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज फॉर सेफ डिस्पोजल और वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अदर ह्यूमन।
जबकि जो अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो वहाँ जो सैनिटेशन की डेफिनेशन है वो ये बनती है, सैनिटेशन इज द सिस्टमेटिक कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस ड्यूरिंग हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ फूड इन सच ए वे दैट कंटेमिनेशन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स और पेस्ट और फॉरेन केमिकल इज प्रिवेंटेड। तो यानी कि जो सैनिटेशन है उसके मुराद ये है कि जो यानी अगर फूड प्रोसेसिंग के हवाले से बात की जाए सैनिटेशन की, तो उसकी डेफिनेशन ये बनती है कि जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग वगैरह के, तो उसके दरमियान जो सिस्टमेटिक और इन्वायरमेंटल कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, केमिकल्स वगैरह, तो उसकी जो प्रिवेंशन होती है वो सैनिटेशन कहलाती है। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है सैनिटेरियन। जो सैनिटेरियन के जो बंदा सैनिटेशन का फिनोमेना प्रोड्यूस करता है तो उसे सैनिटेरियन कहते हैं। सैनिटेरियन also sometimes called as public health inspector, it is an expert in public health and sanitation। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या क्या है? नंबर 1 है डेवलपिंग सैनिटेशन प्रोग्राम, नंबर 2 है स्ट्राइविंग टू constantly improve the program, number 3 है studying sanitary problems and evaluating results, number 4 है securing the support of management and employees, और नंबर 5 है रिपोर्टिंग प्रोग्रेस एंड इश्यूज टू द मैनेजमेंट। तो जो फर्स्ट है यानी कि सैनिटेरियन, ये तो ये इसकी डेफिनेशन में ये आ जाएगा कि ये पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर होता है और ये एक्सपर्ट होता है इन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हैं डेवलपिंग सैनिटेशन प्रोग्राम, स्ट्राइविंग टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव द प्रोग्राम, यानी पहले उसने सैनिटेशन प्रोग्राम को डेवलप करना है, फिर उसने कॉन्स्टेंटली उसे इम्प्रूव करना है, स्ट्राइविंग टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव द प्रोग्राम। और नंबर 3 है जो स्टडिंग सैनिटरी प्रॉब्लम्स एंड एवेल्युएटिंग रिजल्ट्स। तो जो डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ड्यूरिंग सैनिटेशन प्रोग्राम, तो उसे देखना और एवेल्युएटिंग द रिजल्ट वो करनी है। इसके अलावा स्कोरिंग द सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज वगैरह है उन्हें सपोर्ट वगैरह करनी है। इसके अलावा जो रिपोर्टिंग प्रोग्रेस एंड इश्यूज टू मैनेजमेंट, और डिफरेंट टाइप के जो इश्यूज क्रिएट होते हैं वो देखने हैं कि कौन कौन से हैं और कैसी प्रोग्रेस है, और वो फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो मैनेजमेंट को पेश करनी है। जो नेक्स्ट है वो है, तो इसके बाद यानी कि डिफरेंट जो पर्सनल हाइजीन हैं वो बहुत अहम हैं। तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स वगैरह हैं, लाइक प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, और हैंड्स को कैसे साफ करना है, फिंगर नेल्स वगैरह। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाशिंग कैसी होनी चाहिए, हैंड वाशिंग सोप्स, वाशिंग सॉल्यूशंस, लुब्रिकेंट क्रीम्स, और लोकेशन ऑफ हैंड वाशिंग फैसिलिटीज़ किधर होनी चाहिए। इसके अलावा ड्राइंग द हैंड्स किस तरह, यानी मैनुअल टावल के साथ करना है, पेपर टावल के साथ करना है, या जो मशीन्स होती हैं ड्रायर वो यूज़ करने हैं। इसके अलावा अगर काट सुप्रेशन है तो फिर ग्लव यूज़ करने हैं, या बैंडेज करनी है, या बैंडेज ऐसी करनी है जो कि कंटेमिनेशन का ना करे, और ग्लव्स वगैरह यूज़ करने हैं। और इसके अलावा हेयर को डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रेंट्स के साथ कवर करना है। इसके अलावा डिफरेंट पर्सनल हैबिट्स होती हैं, लाइक लिकिंग ऑफ फिंगर्स वगैरह, और इसके अलावा स्मोकिंग वगैरह या स्नीजिंग वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए इन द प्रोडक्शन एरिया, प्रोसेसिंग एरिया, या ईटिंग हैबिट्स। तो यानी कि उनके जो प्रोडक्शन एरिया होता है वहाँ खाना पीना नहीं चाहिए, जो उनके लिए सेपरेट प्लेस होती है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना होना चाहिए, ज्वेलरी वगैरह, घड़ियाँ वगैरह, पर्स वगैरह, या जो पेंसिल वगैरह होती हैं वो नहीं होनी चाहिए पॉकेट्स में। और अगर पॉकेट वाली शर्ट पॉकेट्स यूज़ करनी है तो साइड पॉकेट यूज़ करनी है, जो फ्रंट पॉकेट है उसे प्रोहिबिटेड किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो पर्सनल हाइजीन है। इसके बाद आ जाता है व्हाट आर द पेस्ट इन द फूड इंडस्ट्री। तो जो पेस्ट होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिज्म, पेस्ट यानी ओवरऑल जो इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, और जो हैं फ्लाइज वगैरह, उन्हें यानी कि ओवरऑल जो हम कह देते हैं कि ये पेस्ट हैं सारे। पेस्ट आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्पीट विद मैन फॉर फूड, शेल्टर एंड वार्मथ। तो जो पेस्ट होते हैं ये ह्यूमन के साथ ये compete करते हैं फॉर फूड, शेल्टर एंड वार्मथ। तो these are capable of spoiling and damaging the raw material in godoons. They may also contaminate food being processed. तो इस several types of risk which are associated with the pest। तो जो इसमें नंबर 1 रिस्क है, यानी कि पेस्ट की डेफिनेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन मसलन अगर हो तो फिर इसके साथ जो इसके रिस्क वगैरह हैं वो साथ ऐड करने हैं।
The risk posed by pests include contaminate food, contaminate work surfaces and foodstuffs by rodent droppings, insects parts, other foreign bodies. तो जो rodent dropping वगैरह या जो insect parts होते हैं या जो फॉरेन बॉडीज हैं उसके साथ फूड कंटेमिनेट हो सकती है। इसके अलावा जो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट स्टेप्स में रॉ मटेरियल में भी मौजूद होते हैं, हो सकते हैं। जो प्रोसेस फूड है उसमें भी हो सकते हैं, पैक फूड में भी हो सकते हैं, सेमी प्रोसेस फूड में भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की जो इंट्रोडक्शन है यानी कि कहीं भी वो उनकी एंट्री हो सकती है। इसके अलावा डैमेज टू द प्रोडक्ट और द पैकेजिंग, तो जो पेस्ट वगैरह हैं जो पैकेजिंग मटेरियल है उन्हें डैमेज करते हैं या प्रोडक्ट को डैमेज करते हैं। और डिफरेंट नंबर 4 है स्प्रेड डिजीजेज, डिफरेंट टाइप्स के पैथोजेंस मौजूद होते हैं। उनके जो हेयर्स में भी हो सकते हैं, जो इनकी इंटेस्टाइन कनाल होती है वहाँ भी मौजूद हो सकते हैं जब वो सलाइवा थ्रो करेंगे कि ताकि जो फूड है वो लिक्विड फॉर्म में इनगल्फ कर सकें। तो इस तरह भी इसके अलावा जो हेयर्स वगैरह होते हैं वो भी, इसके अलावा जो इंसेक्ट मौजूद होते हैं उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे तो वो डिफरेंट टाइप्स के जो पैथोजेंस हैं वो कंटेमिनेशन काज करेंगे। इसके अलावा डैमेज द बिल्डिंग, तो जो मसला एक ब्राउन रैट के बारे में पढ़ा था तो वो वायर्स वगैरह भी खा जाता है और जो बिल्डिंग वगैरह है उसे भी नुकसान देता है। इसके अलावा जो अगर मसलन कंटेमिनेशन हो जाए तो यानी डिफरेंट टाइप्स के जो रिजल्ट्स क्रिएट हों यानी कि कंज्यूमर इफेक्ट हों तो फिर इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ रेपुटेशन, तो जो इंडस्ट्री की रेपो है वो लॉस होगी। इसके अलावा जो मसलन अगर वो कंज्यूमर कोर्ट में चला गया तो वो प्रोसिक्यूशन एंड क्लोजर ऑफ द प्लांट, तो अदालत हुक्म भी दे सकती है या पंजाब फूड अथॉरिटी है जो है वो उस कंपनी को बंद कर सकती है या जुर्माना हैवीली कर सकती है। तो ये थे पेस्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट है व्हाट इज द वेस्ट। तो जो मसलन फूड इंडस्ट्री, डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज हैं तो वहाँ जो मसलन एक तो जो मेन प्रोडक्ट वो बन रही है, इसके अलावा जो वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट है और बाई प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि जो मेन प्रोसेस में एक तो जो मेन प्रोडक्ट जो हमें चाहिए जिसके लिए हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो बन रही है, इसके अलावा वहाँ वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रही है और इसके अलावा जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी प्रोड्यूस हो रही हैं। तो जो वेस्ट है, वेस्ट इज एनी मटेरियल दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज इकोनॉमिकली एट पर्टिकुलर टाइम। तो जो वेस्ट है उसे हम यानी कि अगर मेन प्रोसेस के साथ हम उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते इकोनॉमिकली, तो क्योंकि ये इकोनॉमिकली यूज भी नहीं हो सकती। तो जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, दी बाई प्रोडक्ट्स आर द रेजिड्यूज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए मेजर और मेन प्रोडक्ट ऑफ एन इंडस्ट्री विच आर इकोनॉमिकल। तो जो वेस्ट थी वो इकोनॉमिकल नहीं है, डेट कैन नॉट बी यूटिलाइज इकोनॉमिकली। तो जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ये इकोनॉमिकल हैं बट कैन नॉट बी यूटिलाइज वाइल द मेन प्रोसेस इज गोइंग। दोनों यानी कि मेन प्रोसेस के साथ ही हम यूज नहीं कर सकते, यानी वेस्ट भी नहीं यूज कर सकते, बाई प्रोडक्ट्स नहीं। जो वेस्ट हैं वो ये नॉन इकोनॉमिक हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो इकोनॉमिक हैं, पर उसे भी हम प्रोसेस खत्म होने के बाद यानी मेन प्रोडक्ट के बनने के बाद ही हम यूज कर सकते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक होती है तो वो इंश्योर करती है कि जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रही है एनी प्रोसेसिंग लाइन में तो वो प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ हो इन सच ए मैनर दैट दे डोंट पोज एनी हेल्थ हैजर्ड टू द एनी लिविंग बीइंग। तो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होती है उसका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रही है डिफरेंट फूड इंडस्ट्री में तो वो सारे यानी वहाँ वो उसे प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ हो और जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं वो कम से कम हो या हेल्थ हैजर्ड जो प्रोड्यूस करे वो कम से कम हो। इसके बाद आ जाता है व्हाट आर द बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। तो इसमें यानी कि इसमें ये है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बीओडी इज ए केमिकल प्रोसीजर फॉर द डिटरमिंग द अमाउंट ऑफ dissolved oxygen needed by the aerobic biological organism in a body of a water to break down the organic material present in a given water sample at certain temperature over a specific time period। तो जो बीओडी है इसका यानी कि मेन फंक्शन यही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं एक पानी में, तो वहाँ जो ऑर्गेनिक मटेरियल की वो डीकम्पोजिशन करते हैं तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर होती है उसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल द बीओडी वैल्यू फॉर ए पोल्ट्री प्लांट इज अबाउट 7500 ppm while the milk washing it may be just from 75 to 15
500 ppm। तो यानी कि जो ये पोल्ट्री प्लांट है वहाँ जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो विद इन द वाटर मौजूद हैं, तो उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर है एज़ कम्पेयर टू द जो मिल्क वाशिंग प्लांट है, वहाँ जो हैं वो कम चाहिए जो हैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। तो डिफरेंट यानी कि ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी वेरी इंपॉर्टेंट टूल है। तो जो इसके अलावा इंसेक्ट्स, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये 3 किस्म के अहम जो कि फूड को कंटामिनेशन काज करते हैं और डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेज प्रोड्यूस करते हैं। तो जो लास्ट है वो है व्हाट इज़ द क्लीन टेक्नोलॉजीज। तो क्लीन टेक्नोलॉजीज से क्या मुराद है? The term clean technologies is defined as manufacturing processes or product technologies that reduce pollution or waste energy used or material used in comparison to the technologies that they replace. तो जो term technology है इसका क्या मतलब है कि कोई भी it is defined as manufacturing process or product technology that reduce pollution or waste energy use और मटेरियल यूज इन कंपैरिजन टू द टेक्नोलॉजीज दैट दे आर रिप्लेस। यानी कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, वो एक तो पोल्यूशन कम कर दे क्लीन टेक्नोलॉजी जो है, और जो वेस्ट है वो कम कर दे, या जो उसकी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसे कम कर दे, या इसके अलावा जो मटेरियल हम यानी मसलन रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे कम कर दे, तो उसे कहते हैं ये क्लीन टेक्नोलॉजीज हैं। तो क्लीन टेक्नोलॉजीज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? क्लीन टेक्नोलॉजीज इंक्लूड द फॉलोइंग। तो ये यानी कि मसलन के एक तो थी टेक्नोलॉजी जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, तो जो क्लीन टेक्नोलॉजीज हैं वो जो एक तो पोल्यूशन कम करते हैं, दूसरा जो वेस्टेज है उसे कम करते हैं, इसके अलावा जो एनर्जी यूज़ है वो कम करते हैं, और इसके अलावा जो मटेरियल यूज़ इन कंपैरिजन टू द टेक्नोलॉजीज हैं तो ये उन्हें कम करते हैं। तो ये क्लीन टेक्नोलॉजीज की डेफिनेशन है। तो इसमें क्लीन टेक्नोलॉजीज में कौन कौन सी क्लीन टेक्नोलॉजीज क्लीन टेक्नोलॉजी इंक्लूड द फॉलोइंग। नंबर 1 है एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस। तो जो वाटर वेस्ट हो रहा है उसकी यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए एडवांस फॉर्म में यानी कि कोई मशीन वगैरह लगाई हुई हो। यूज़ ऑफ वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी बियॉन्ड द कन्वेंशनल सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो जो नॉर्मली जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो आम होता है, तो जो एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है वो क्लीन टेक्नोलॉजी में इंक्लूड होगा। इसके अलावा इम्प्रूव पैकेजिंग आ जाता है इसमें। तो इम्प्रूव पैकेजिंग में क्या है? यूज़ ऑफ लेस एक्सेसिव एंड मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली पैकेजिंग प्रोडक्ट्स आर यूज। तो जो मसलन पैकेजिंग मटेरियल है वो इस तरह का यूज़ हो गया वो इजीली बायोडिग्रेडेबल हो, तो यानी कि वो जो माहौल है जो इन्वायरमेंटल है उसे नुकसान ना पहुंचाए। मसलन जो ये पॉलीथीन ये बैग थे, ये हैंड बैग तो ये कई दफ़ा कोर्ट्स वगैरह ने बैन किया पर फिर ये स्टिल यूज़ हो रहे हैं। तो इसके अलावा नंबर 3 है इम्प्रूव सेंसर्स। तो सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर प्ले डिफरेंट फंक्शंस थ्रू आउट फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जो सेंसर होते हैं उसके वो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ यूज एज अ फूड क्वालिटी इंडिकेटर एज वेल एज द सेफ्टी एप्लीकेशन। तो ये डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो डिफरेंस होती है। तो जो इम्प्रूव सेंसर्स एंड प्रोसेस कंट्रोल, ये थर्ड पॉइंट है इसका जो क्लीन टेक्नोलॉजीज का है। तो यूज़ ऑफ एडवांस टेक्निक्स टू कंट्रोल स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस वेस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो यानी सेंसर्स की मौजूदगी में हम वेस्ट को कम कर सकते हैं और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। और नंबर 4 है फूड रेडिएशन। यूज ऑफ रेडिएशन टू द किल द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एडवांस फॉर्म है तो टू प्रिजर्व द फूड। तो फूड रेडिएशन फोर्थ पॉइंट है। एंड वाटर एंड वेस्ट वाटर रिडक्शन। जो वाटर एंड वेस्ट वाटर रिडक्शन है उसे यानी कि पानी का इस्तेमाल कम किया जाए, पानी ज़्यादा ज़ाया ना किया जाए। ये फिफ्थ पॉइंट है रिडक्शन और टोटल एलिमिनेशन ऑफ एफ्लुएंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि क्लीन टेक्नोलॉजीज में इंक्लूड होते हैं। नंबर 1 जो बोला है वो है एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस। तो ये नंबर पॉइंट 1 है। इसके अलावा जो इम्प्रूव पैकेजिंग नंबर 2 है। नंबर 3 इम्प्रूव सेंसर एंड प्रोसेस कंट्रोल है। नंबर 4 है फूड रेडिएशन। और नंबर 5 है वाटर एंड वेस्ट वाटर रिडक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आप लोगों को मैंने कहा है कि
जो कोर्स है वो आपका बुक यानी पूरी इंक्लूड है, आप लोगों ने सारी बुक पढ़नी है थॉरोली। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ तो तब आपने फिर तो ना फुल यानी कि आपने पूरी बुक ही पढ़नी है। फिर यानी कि मैं अब ये अभी फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं आपको इतने चैप्टर कह दूं या आप उतने कर लें या इतने कर लें, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन या हमें जो एचओडी ने जिस तरह इंस्ट्रक्शन देनी है हमें उसे फॉलो करना है। तो आप फिलहाल यानी कि जो आपके हैं फिफ्थ से लेके यानी कि आपके टोटल चैप्टर्स हैं 13। तो आप लोग सिलेक्शन ऑफ लेआउट इक्विपमेंट यानी आप 7वें चैप्टर से शुरू करके 13वां चैप्टर यानी 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर ये हैं, ये एटलीस्ट स्टार्ट तो करें ना। तो जो पहले 2 चैप्टर हैं वो बहुत इजी हैं, जो मैंने आपको बोला था फूड प्रोसेसिंग प्लांट क्या होता है और जो सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्री साइड है वो। तो ये 3 4 चैप्टर जो हैं फिर ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप लोग देख लीजिएगा। यानी अगर ये मसलन लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे ना तो फिर यानी कि ये चीज़ें हम थोड़ी बहुत रिड्यूस कर देंगे। तो अगर अगर पेपर ऑब्जेक्टिव बना तो फिर पूरा होल बुक होगी। और आप ये मुझे नहीं कहना कि हमने असाइनमेंट दी थी, क्योंकि अभी हमें कोई चीज़ फाइनल नहीं है कि आपने मिड डे उसे कंसिडर करना है और फाइनल इसे कंसिडर करना है। इसीलिए आप लोगों को कहा है कि आप यानी एक चैप्टर एटलीस्ट रोज पढ़ें। और 13 चैप्टर हैं तो अभी 15 सितंबर के बाद कहीं जाके पेपर होने हैं। तो 13 चैप्टर हैं तो आप इजीली एक एक चैप्टर रोज करेंगे तो इजीली हो जाएगा। एटलीस्ट आपको ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ये चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन टाइप तो पढ़े ना, कि मसलन ये नहीं आपसे डिमांड कर रहा है कि जो मसलन 2.5 सफ़े का क्वेश्चन है तो वो 2.5 सफ़े का क्वेश्चन ही आपने उधर पेपर में लिखना है। तो आप ये यानी कि आपने अब चीज़ ये फाइनल होगी, बार बार ये आपने लोगों ने नहीं पूछनी कि पेपर पूरी बुक में से आना है, ये चीज़ क्लियर। यानी कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप अगर ये होगा तो बुक पूरी कंसिडर करूंगा मैं। तो फिर अगर वो कहेंगे कि लेंथी क्वेश्चंस वाला है तो फिर वो देख लेंगे कि कौन से चैप्टर छोड़ने हैं। अंडरस्टूड। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।